जय हिंद साथियों। तो आज जो है हम लोग कल देखेंगे दिल्ली सल्तनत का पार्ट नंबर 2। कल जो है हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 कर लिया था। आज जो है हम लोग पार्ट नंबर 2 करेंगे और देखेंगे है ना कि कैसे कैसे जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको जो ऑप्शन दिया है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आगामी परीक्षा जब आए तो आपका जो है क्वेश्चन कोई दिल्ली सल्तनत से छूट ना पाए। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यकीन मानिए, यदि आप क्लास में बने रहते हैं तो आपका जो है इसमें जितना भी क्वेश्चन कराया मैं कराऊंगा आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। चलिए ना वीडियो को शुरू करते हैं। और जो आपको इसमें से प्रश्न आता है आप उसका आंसर है ना कमेंट में देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप जिन चीज़ों को लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। एक होता है कि दिमाग से याद करना और एक होता है कि याद कर कर उसी चीज़ को लिखते जाना। तो लिखने से क्या होता है, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। इसीलिए है ना आप लोग क्या कीजिएगा, जो आपको उत्तर आता है, कोई प्रश्न का आंसर आता है तो आप उसको है ना कमेंट में उसको ना लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग देखिएगा आपको कितना प्रश्न आता है और अपना स्कोर भी लास्ट में कमेंट में सेंड कीजिएगा, बताइएगा हमें। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न देखिएगा क्या बोलता है। पहला प्रश्न ये है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब देखिएगा, इसने पूछा है कि कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था, आगरा। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो शासक था ना, यह था सिकंदर लोदी। इसका जो आंसर होगा वो होगा सिकंदर लोदी। यानी सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। अब आइए है ना सबके बारे में हम लोग ऑपरेशन करना चालू करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी जो क्लास होती है वो बिना ऑपरेशन के नहीं होती है। क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करना तय है। ठीक है, तो चलिए सुनिएगा ध्यान से। ये जो सिकंदर लोदी था, इसने क्या किया था, 1504 में इसने एक शहर बसाया जिसका नाम था आगरा। तो आगरा जो शहर की स्थापना है कौन किया था, आगरा शहर की स्थापना, तो हम बोल देंगे आगरा शहर की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, अच्छा, सिकंदर लोदी से आप और बात क्या याद रखिएगा, तो इसने क्या किया था, जो मुस्लिम धर्म में जो तजिया निकलता है, तजिया है ना, तो इसने तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने कहा कि मेरे शासनकाल में तजिया नहीं निकलेगा। तो तजिया निकालने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया, हम बोलेंगे सिकंदर लोदी ने। और क्या किया था सर, तो इसने क्या किया था, जो मज़ार होता है, मज़ार, तो महिलाओं को मज़ार पर जाने से इसने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। साथ ही साथ ना इसने भूमि को मापने के लिए, ज़मीन को मापने के लिए एक पैमाइश बनाया जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। मतलब इसी के नाम पर था गज ए सिकंदरी। तो गज सिकंदरी एक पैमाइश बनाया और इसी से भूमि की माप करता था, जो लगभग 30 इंच के बराबर होता था। ठीक है, तो आप सिकंदर लोदी से इतने प्रश्न याद रखिएगा। कौन कौन से प्रश्न हैं सर, तो सबसे पहले सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया। उसके बाद इसने तजिया को निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरी बात, इसने महिलाओं को मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
और अगला जो है लास्ट में, इसने गज ए सिकंदरी नामक एक पैमाइश निकाला जो भूमि की माप करता था, जो लगभग 30 इंच का बराबर होता था। ठीक है, तो देखिए इसका तो ठीक आंसर ऑप्शन ए होगा, लेकिन आप है ना इनसे अलावा इतने सारे और आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब बाकी जो ऑप्शन है, अब इसमें जो बाकी ऑप्शन है आप याद कीजिए, हम आपको इसके पिछले वाले में बता दी है ना, चाहे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हो, चाहे ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हो, फिर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चर्चा करने से चीज़ें हमें याद रहती है। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने बताया था कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। साथ में इसने कुतुब मीनार की स्थापना किया था, और इसे हातिम कहते हैं, इसे कुरान खां भी कहते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसने दाग प्रथा, हुलिया प्रथा, बाजार नियंत्रण, घोड़ा दागने की प्रथा, अस्थाई सैनिक की व्यवस्था, गुप्तचर की व्यवस्था, सैनिकों को नगद वेतन दिया, ये सब काम कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो देखिए ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसको हम विरोधाभास का मिश्रण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि है ना यह काम तो अच्छा करता था अपने मन से, लेकिन वो काम ऑटोमेटिक ही खराब हो जाता था, इसलिए इसे विरोधाभास का मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अब दूसरी बात कौन कौन है इसमें, हम इसमें और जान सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि इसी के शासनकाल में है ना इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता भारत आया था, और जब ये भारत आया तो इसने एक पुस्तक लिखा था। नाम क्या था पुस्तक का, उसका नाम था रेहला। तो इसने रेहला नामक पुस्तक को लिखा था इब्न बतूता। ठीक है, अच्छा, इब्न बतूता ऐसा शासक था जो था तो मुस्लिम, लेकिन यह एक हिंदू का पर्व मनाता था। हम होली का पर्व अपने ये शासनकाल में मनाता था। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 12 नंबर ये बोलता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, यानी अब अंतिम वंश पूछ दिया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था। ठीक है, तो क्या लोधी वंश था, गुलाम वंश था कि खिलजी वंश था। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपने अभी तक कमेंट पे बता दिया होगा। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो कौन था, ये था लोधी वंश, ये लोधी वंश था। ठीक है, अब देखिए लोधी वंश और जब आ गया तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, तो जो लोधी वंश है इसका जो टाइम पीरियड है यह 1451 से लेकर है ना 1526 तक है। यानी 1400, अगर हम बात करें यहाँ पर 1451 से लेकर 1526 तक है। अच्छा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हम बोलेंगे इब्राहिम लोधी। अच्छा, लोधी वंश की स्थापना कौन किया, तो बहलोल लोधी। गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड कितना था, तो इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 तक था, 1290 तक था। उसके बाद गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। जबकि अंतिम शासक कौन था, तैमूर था। खिलजी वंश, अगर हम बात करें खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, आपको याद होगा खिलजी वंश के संस्थापक। ठीक है, तो सुनिएगा खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 1290 से लेकर 1320 तक है। अब कौन सा बच गया, सैयद वंश। तो बताइएगा सैयद वंश के
संस्थापक कौन थे? तो हम बोलेंगे सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। खिज्र खां था सैयद वंश का संस्थापक। इसका टाइम पीरियड कौन है? कितना है? 1414 से लेकर 1451 तक है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्लियर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? अभी हमने पिछले स्लाइड में ही चर्चा किया था कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो लोदी वंश की स्थापना कौन किया था? तो हम बोलेंगे ऑप्शन ये वाला बी, है ना। यहाँ पर गलती से 3 टाइप हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। किसने किया था? बहलोल लोदी ने। अच्छा, ये जो इब्राहिम लोदी है यह क्या था? तो यह अंतिम शासक था, यानी सबसे क्या था? लास्ट। ये था लास्ट शासक, ठीक है। सिकंदर लोदी, अब देखिए सिकंदर लोदी के बारे में हमने सबसे पिछले वाले स्लाइड में चर्चा किया था, फिर से चर्चा कर लेते हैं ताकि जो हमने पीछे पढ़ा है वो फिर से रिवाइज हो जाए और हमें चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि हमें याद ही तो करना है। हम याद ही करने तो आए हैं सर, क्योंकि पढ़ने को तो हम किताब से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन बात ये है, मामला ये है कि याद नहीं हो पाता है हमसे। तो इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि आपको हम याद करा कर ही छोड़ेंगे। देखिए सिकंदर लोदी, मैंने आपको बताया कि 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। जब इसने शहर की स्थापना किया और इसके साथ भी और भी काम किया था, इसने क्या किया था? इसने तजिया निकालने पर रोक लगा दिया था। महिलाओं को मज़ार पर जाने से रोक लगा दिया, कहा कि किसी को मज़ार पर नहीं जाना है। मज़ार, इसने मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। अच्छा, इसने एक भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाइश बनाया जो लगभग 30 इंच के बराबर होता था। ये भी मैंने आपको बता दिया था। खिज्र खां, अब खिज्र खां कौन थे भाई? तो ये खिज्र खां आप याद कीजिए, ये कौन था? तो ये था सैयद वंश, ये था सैयद वंश के संस्थापक। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? खिज्र खां हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय आक्रमण किया था? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि किसने किया था, ठीक है। तो चलिए, है ना, आते हैं हम अपने क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय आक्रमण किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है, इल्तुतमिश। अब देखिए, ये जो बलबन है, बलबन के बारे में हम लोगों ने पीछे बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, यहाँ पर हम लोग रिवाइज करेंगे। अच्छा, बलबन को है ना, बलबन ने उलुग खां की उपाधि धारण किया था। बलबन कौन सी उपाधि? तो हम बोलेंगे उलुग खां की उपाधि बलबन ने धारण किया था। उसके बाद भारत में पैगोस एवं सजदा की परंपरा भी कौन लाया था? बलबन ने ही लाया था। इसके अलावा एक नैरोज फारसी त्यौहार होता है, वो भारत में कौन लाया था? बलबन ही लाया था। साथ ही साथ बलबन ने ही चालीसा दल को समाप्त किया था, जबकि चालीसा दल की स्थापना या फिर शुरुआत किसने किया था? वो किया था, हम बोलेंगे इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश ने कौन कौन सा काम किया? तो इल्तुतमिश ने सबसे पहली बात है ना, इसे गुलामों का हम गुलाम कहते हैं, और इल्तुतमिश ने चालीसा दल, इल्तुतमिश ने है ना चालीसा दल की स्थापना भी किया था, चालीसा दल की स्थापना किया था। और ये कुतुब मीनार को पूरा भी इसी ने करवाया था, और इसी के समय मंगोल आक्रमण भी हुआ था। लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने ही चालू किया था। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में तो मैंने अभी आपको पीछे बताया है, फिर हम लोग यहाँ पर एक बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे।
मोहम्मद बिन जो तुगलक है, इसने, मैंने आपको ये बताया है ना, इसने क्या किया था, इसको सबसे पहले तो हम विरोधाभास का मिश्रण कहते हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया है ना, इसने दुआब पर टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो कहाँ टैक्स लगा दिया, इसने दुआब पर टैक्स लगा दिया। और इसके बाद इसने क्या किया ना, एक सांकेतिक मुद्रा चलाया, सांकेतिक मुद्रा चलाया, तांबे का मुद्रा चलाया था। और क्या किया, मुद्रा चला दिया। ठीक है, दुआब लगा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आप याद कीजिए, एक व्यक्ति आया था, नाम क्या था उसका, नाम था इब्न बतूता। जब इब्न बतूता भारत आया तो इसकी विद्वता को देखकर इल्तुतमिश ने क्या क्या किया, इसको है ना, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी, दिल्ली का काजी। और काजी माने क्या होता है, एक प्रकार का जज होता है। ठीक है, काजी माने हो जाएगा जज। तो इतने बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। ठीक है, इसका तो आप लोग बिना सोचे समझे आंसर बता सकते हैं। आंसर क्या होगा, दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला थी जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है, देखिए रजिया सुल्तान है ना, भारत की प्रथम महिला शासिका थी। उसके बाद रजिया सुल्तान यह हमेशा पुरुषों की भांति कपड़ा पहनकर रहा करती थी, जिसके कारण चालीसा जो दल थे, चालीसा दल रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करते थे। अब अल्तुनिया, ये रजिया सुल्तान का विवाह जो हुआ वो अल्तुनिया से हो गया। अब बाद में डाकुओं ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को ही मार दिया था। अब देखिए ये जो दो ऑप्शन है, एक आप देख रहे हैं मुमताज़, फिर कौन सा, नूर जहाँ। नूर जहाँ किसकी पत्नी थी, तो ये नूर जहाँ थी जहांगीर की पत्नी। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे मुग़ल काल में, लेकिन जब ऑप्शन आ गया है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, मुमताज़ किसकी पत्नी थी, तो हम बोलेंगे शाहजहाँ की पत्नी थी, शाहजहाँ की। ठीक है, और इसी के याद पर आपको पता है कि क्या बनाया गया है, इसका तो आंसर आप ही लोग बताइएगा कि शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में क्या बनवाया था। ठीक है, तो फिलहाल जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, रजिया सुल्तान। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था। यहाँ पर 3 गो दिए गए हैं। आइए सबका है ना बारी बारी से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। पहला जो युद्ध है वो तराइन का पहला युद्ध है ना, कब हुआ था, तो हम बोलेंगे 1191 में हुआ था। अच्छा सर, किन के बीच में हुआ था, तो यह जो युद्ध है, एक था ये मोहम्मद गौरी प्लस का पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। ये आपको याद रहेगा। अब इसमें हुआ यूँ कि पृथ्वीराज इस युद्ध में तो जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन कहते नहीं कि घर का बेदी लंका ढोए, है नहीं, लंका ढाए, वही बात है। ये क्या हुआ ना, एक जयचंद्र था, नाम था उसका जयचंद्र। ठीक है, देखो यहाँ पर छुपा है जयचंद्र, ये जयचंद्र था। ये क्या किया है ना, ये जाकर मिल गया किससे, मोहम्मद गौरी से मिल गया और हाथ मिला लिया, कहा कि आइए आइए और इस पृथ्वीराज चौहान को मार दीजिए, हम आपका साथ देंगे। ठीक है, तब हुआ यूँ कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। इसमें भी मोहम्मद गौरी भाग लिए थे और पृथ्वीराज चौहान भी भाग लिए थे। चूँकि अब इसमें 2 व्यक्ति नहीं थे, एक व्यक्ति और मिल गया था, उसका नाम क्या था, जयचंद्र। ये जयचंद्र किससे मिल गया था, मोहम्मद गौरी से। इधर अकेले कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। तब भाई दोनों एक हो गया
हई क्या हो गया, हई तो अकेले थे। तब होना क्या था, ये जाकर इनसे मिल गया तो इसने क्या किया, इसको पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। हालांकि जो पृथ्वीराज चौहान थे ना वो एकदम मतलब क्या शक्तिशाली थे, लेकिन जब ये मिल गया तो मोहम्मद गौरी ने इनको बहुत बुरी मौत मारा था पृथ्वीराज चौहान को। तो ये बानवेर का हो गया तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए थे और ये जो मोहम्मद गौरी थे वो जीत गए थे। अब आते हैं ऑप्शन सी पर, ठीक है। सी देखिएगा, जो सी क्या बोलता है, जो चंदवार का युद्ध। अब बारी आती है जय चंदवार की, ठीक है। अब जाकर जय चंदवार है ना, जयचंद्र बोलता है। जयचंद्र किससे बोलता है, मोहम्मद गौरी से। तब मोहम्मद गौरी जी, हमने तो आपका साथ दिया था, तब आप हमारे लिए कुछ कीजिए, है ना, आप हमको ये राज दीजिए। कहा कि ये हम तुमको राज नहीं देंगे। कहा कि हमको नहीं दीजिएगा, ऐसे कैसे नहीं दीजिएगा, ये बताइए। हमारे भी तो बातचीत हुआ था कि हम आपका साथ देंगे तो आप हमें ये दीजिएगा, और आप अभी बोल रहे हैं कि नहीं दीजिएगा। कहा कि हाँ हम नहीं देंगे, जाओ जो करना है वो कर लेना। अब होना क्या था, अब एक युद्ध और हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। कब हुआ था, 1194 में हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं, चंदवार का युद्ध बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जयचंद्र हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया था। बताओ, ये बैलन न था जयचंद्र का, जरूरी था इसको मोहम्मद गौरी को साथ देने का। ये तो अपने अलग देश का व्यक्ति है ना, विदेश का व्यक्ति है। ये भारतीय का है, पृथ्वीराज चौहान भारतीय का है, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो अपने लोगों से ना दुश्मनी रहता है, और जो बाहर के लोग आते हैं उनसे दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसमें खैर क्या पूछा था क्वेश्चन में, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, चंदवार के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। चलिए आइए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन ये है कि चांदी का सिक्का कौन सा टांका किसने चलाया था, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ पर, इसलिए हम जितना भी क्वेश्चन कराते हैं सारा का सारा प्रीवियस ईयर कराते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको तो है ना इतना आज पढ़ा दिए इस एबक के बारे में, फिर आपको कल भी पढ़ाए थे, तो अब आपको एकदम कंठस्थ हो गया होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कि इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, ठीक है। इसने कुतुब मस्जिद का निर्माण कराया था, जो भारत की पहली मस्जिद थी। यानी तमाम चीज़ें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको रिवाइज हो गया होगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, चांदी का सिक्का है ना, टांका, ठीक है। देखिए, ये जो इल्तुतमिश था ना, इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, एक चांदी का और दूसरा तांबा का। एक चांदी और दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, तांबा। तो इसने है ना चांदी का तो चलाया था टांका और तांबे का चलाया था जीतन। तो आप याद रखिएगा कि तांबा का जीतन और चांदी का टांका किसने चलाया था, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश ने चलाया था। आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश। अब देखिए, ये जो बलबन है, बलबन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि बलबन ने उलूग खां की उपाधि धारण किया था। इसने भारत में पैगोस परंपरा, नवरोज़ त्यौहार और ये सजदा की परंपरा लाया था, चालीसा दल को समाप्त किया था, ठीक है। इतने सारे प्रश्न बलबन से आप याद रखिएगा। ये बहराम सा कोनो काम का नहीं है, ये कोनो काम का नहीं है, खाली नाम है बहराम सा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए, 18 क्या बोलता है। 18 क्वेश्चन ये बोलता है कि चंगेज खान ने अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ये तो शायद क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, नहीं, इससे पहले भी हम लोगों ने यही क्वेश्चन किया था। चलिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट है, तो इस पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। हाँ सुनो ध्यान से ना, मतलब ऊपर साइड तो क्या थे, मंगोल थे, इधर नीचे क्या थे, भारत थे।
तो इनके बीच में सीमा किस नदी के द्वारा बनाई गई थी? तो यह नदी कौन थी? नदी थी सिंधु नदी। नदी थी सिंधु नदी, है ना। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर क्या? सिंधु नदी। अच्छा, ब्यास नदी का वेदों में कौन सा नाम मिलता है? विपाशा। सतलज से क्या मिलता है? शतरुदी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये शायद इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 20 देखिएगा, कि सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। मतलब इसने कहा था ना कि आधा जो है हम क्या लेंगे? राजस्व लेंगे। तो इसका बोलिए आंसर क्या हो सकता है? क्या इल्तुतमिश होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा, कि बलबन कि मोहम्मद बिन तुगलक होगा? ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो अलाउद्दीन खिलजी होगा। इसने कहा था ना कि उपज का कम से ना कि 50%, उपज का 50% कर देना है। तो 50% का माने कितना होता है? आधा होता है। अरे 100 में से 50% निकाल देंगे तो आधे ना होगा, तो आधा है। ये तो पूछा है कि फसल की नपाई का आधा, तो आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता दिए, बलबन के बारे में बता दिए, इल्तुतमिश के बारे में बता दिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या था? आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बताइएगा कमेंट में आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको इसमें कुछ सुधार करना है, कुछ आपको नए क्वेश्चन चाहिए, या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर कुछ और बेहतर करने के लिए आपको कोई सलाह हो, कोई राय हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए क्लास कैसी लगी है ना, इसके बारे में आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा। हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में दिल्ली सल्तनत के और कुछ क्वेश्चन को लेकर, और कुछ है ना, मतलब जब वो क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इस चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। तब तक के लिए है ना आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, शॉर्ट में नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।